जब भी कोई तकलीफ आ जाए या चोट लगे, सब्र और बर्दाश्त से काम लें। ऑपरेशन अगर सिंध में होते हैं तो ये यहाँ से करके पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब में चलेंगे तो अभी सिंध में आ गए होंगे। अगर तो विकेट ऐसे ही चलती है तो बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होगी। वालदा को देख देख के वो पेंटिंग्स करती थी, तो ड्राइंग से मैं शुरू करता आया हूँ। 80% ऑफ द कंट्री जो है ना विल गेट हेवी रेन। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अनम जुल्फ़िकार और उम्मीद करती हूं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। हदीस मुबारक है कि ख़ातिमुल नबीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, वो थकावट हो या मर्ज़, फ़िक्र हो या गम, अजियत हो या परेशानी, यहाँ तक कि अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो जब भी कोई तकलीफ़ आ जाए या चोट लगे, तब शिकवा या शिकायत के बजाय सब्र और बर्दाश्त से काम लें, क्योंकि इन पर आपको सवाब मिलता है। मशहूर कौल भी है कि इंसान को जब चोट लगती है तब सारी बातें, नसीहतें और अक़वाल समझ आने लगती हैं। इसीलिए चोट खाना भी ज़रूरी है, वरना इंसान अपनी खुशफहमी में ही मारा जाता है कि क्या कर सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू का बड़ा हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। खुसूसी टीम को जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत। IG पंजाब खुद रहीम यार खान पहुंच गए, बड़े एक्शन की तैयारी है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में कौमी टीम की पोजीशन मजबूत है। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने दिल जीत ली है, हर तरफ वाह हो रही है। शायकीन को अपने बॉलर्स की धुआंधार परफॉर्मेंस का इंतजार है। लाहौर में मुनक्दा MMA यूनिट में पाकिस्तानी फाइटर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मर्दों के साथ खवातीन फाइटर्स भी फाते गोल्ड। मेडलिस्ट बानो भट्ट आज दुनिया बोल है में मेहमान होगी। और मिट्टी और नमक से तख्लीकी सलाहियतों का इजहार, कैंची की मदद से तराश कर बने शाहकार। डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी आर्टिस्ट के फन के खूब चर्चे हैं। आमिर हुसैन से आज मुलाकात कराएंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि कल रात को अफसोसनाक खबर सामने आई। दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ। इस बार पंजाब पुलिस को निशाना बनाया गया है। डाकू की जानिब से पुलिस काफिले पर रॉकेट हमला किया गया। 11 एहलकार शहीद हुए और मुतादिद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माशका में 2 गाड़ियों पर डाकू ने हमला किया है। दोनों पुलिस मोबाइल में 20 से ज़ायद एहलकार मौजूद थे। हुकाम ने बताया है कि दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी और डाकू ने गाड़ियों पर रॉकेट से हमला कर दिया। लाशों और जख्मियों को रहीम यार खान के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और इस वक्त शेख ज़ायद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है। दूसरी तरफ इस हमले के बाद पुलिस अफसरान ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां की हैं और रात गए ही सिंध पुलिस से भी मदद के लिए राब्ता किए जाने की इतलात है। मुदस्सिर वड़ाइच इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इस वाक़े की अपडेट्स उनसे लेंगे। जी मुदस्सिर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं, मजीद कितने जो है ज़ख्मी हुए हैं और जो ज़ख्मी अस्पताल में एडमिट किए जा चुके हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, ये जो कल माचका में पुलिस वैन पर हमला हुआ, इसके नतीजे में 11 जो जवान थे वो तो मौके पर शहीद हो गए थे। अच्छा। उसके बाद इनको जो है बारी बारी रेस्क्यू का जब अमल शुरू किया गया तो एक जवान शेखज़ाद हॉस्पिटल लाते हुए रास्ते में जाँ बहक शहीद हो गया, जिसके बाद शहादतों की तादाद तो हो गई 12 और जो जख्मी हैं उनकी तादाद इस वक्त 8 है, जिनको तिब्बी सहूलियत दी जा रही है। लेकिन उनमें से जो 2 है उनकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, वो अभी भी शदीद जो है वो खतरे में है। जो 6 एहलकार हैं वो ताहम खतरे से बाहर है। अच्छा, मुझसे बताया जा रहा है कि इस हवाले से बड़े एक्शन की तैयारी भी की जा रही है, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी, रात देर गए जो जनूबी पंजाब के IG हैं वो जब आए हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, उनका यही मौक़िफ़ था कि अब पानी जो है पंजाब पुलिस के सर से गुजर गया है, क्योंकि 1 माह के अंदर 17 से ज्यादा जो है शहादतें हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अब वो उनका कहना है कि पुलिस जो है वो मौसर हिकमत अमली के साथ किसी बड़े ऑपरेशन के साथ कच्चे में उतरेगी और इसका मुकम्मल जो और परमानेंट
परमानेंट हल है वो निकाला जाएगा कच्चे का। अच्छा, मुदस्सिर आईजी पंजाब खुद वहां पर पहुंचे हैं और नहीं, आईजी पंजाब यहाँ पर नहीं आए, उनके आने की इतलात थी पहले। अच्छा। हॉस्पिटल भी हाई अलर्ट किया गया, इंतजामिया अलर्ट हुई, लेकिन जो आईजी जनूबी पंजाब है वो आए हैं। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएगा कि Additional कंफर्म IG जो जिनको कहा जाता शहादतें है। हैं वो कितनी है, 11 है या 12 है? 12 हो गए और एक जवान अभी तक लापता भी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवत ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कल पुलिस वैन पर बड़ा हमला हुआ जिसमें अब तक 12 सिक्योरिटी एहलकार जान की बाजी हार चुके हैं और 10 के करीब जख्मी भी हैं और इन हालात में रॉकेट से हमला किया गया है, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखें, बात यह है कि आई नो द एरिया, मैं होम मिनिस्टर सिंध में हमने इसमें ऑपरेशन करते रहे। ये बिल्कुल मॉस्को का जो एक एरिया है ये बिल्कुल सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, अब ये सिंध के एरिया में निकल जाते हैं पंजाब के एरिया से, तो आई थिंक इस मौके पे तो खास तौर पे अब ये ज़रूरत है कि सिंध पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंध हुकूमत से कोऑर्डिनेट करें और ये मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी एरिया है। यहाँ पर बहुत डिकॉर्ड जो है ये हमेशा से इसी तरह ही करते हैं कि ऑपरेशन अगर सिंध में होते हैं तो ये यहाँ से करके पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब में करेंगे तो अभी सिंध में आ गए होंगे। और सेकंड ये कि देखें, इसमें कुछ चीज़ों को सोचने की बात ये है कि आप अगर आपको पता है कि ये बहुत ही इन्वेस्टेड एरिया विद द डिकॉर्ड और ये बॉर्डर के ऊपर है और आप 2 व्हीकल्स में बैठे हुए हैं और फिर आपकी गाड़ी भी फंस गई है और आप बसों में बैठे रहे, ट्रक्स में बैठे रहे, आप इमीडिएटली ऐसे मौके पे जो नो के ये एरिया में डिकॉर्ड पहुंच जाते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी चलती है, तो आपको इमीडिएटली छलांगे मार के आपको चाहिए था कि आप अपने आप को डिप्लॉय कर लेते, पूरे एरिया को कवर करते, अपने आप को सिक्योर कर लेते, बजाय इसके कि अगर आप ट्रक्स में बैठे होंगे और बारिश में वो गाड़ी ट्रक फंस गए हैं, इसका मतलब आप सिटिंग डक्स हैं। वो किसी वजह से नुकसान हुआ है कि वो बैठे रहे बसों के अंदर, तो वो टीचर था, देव नॉट नीचे नहीं उतरे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड तो इस वक्त तैयारी में रहते हैं और वहीं पर उनको पता था कि गाड़ी में फंसेंगे, उन्होंने इनको मारा है। तो ये मेरे ख्याल में ये अब सोचने की बात है कि जाहिर है कि ये थोड़ी सी स्लैकनेस भी है गवर्नमेंट ऑफ ये पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस जो सादकाबाद के एरिया में है, मीरपुर मथेलो का एरिया बिल्कुल इसके बॉर्डर के सिंध पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है। तो अभी इनको ऑपरेशन करने के लिए सिंध गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें, दोनों सूबे मिल के इन डिकॉर्ड्स को लेना चाहिए ताकि इसको ख़त्म करें, वरना ये बहुत ही एक अफसोसनाक हादसा है जिसमें मेरे ख्याल में अगर पुलिस थोड़ी एहतियात करती तो ये हादसा जो बच सकता था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, दोनों सूबों को मिलकर इससे निजात हासिल करनी चाहिए। सर यकीनन कच्चे के डाकुओं का पक्का सफाया करे बिना अमन का आना मुश्किल है। इस हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं या बड़े ऑपरेशन का ऐलान भी किया गया है? इस हवाले से सिंध पुलिस से भी राब्ता किया गया है, तो इस ऑपरेशन के फैसले को कैसे देखते हैं और इसके मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे? इनसे निजात मुमकिन हो सकेगी? देखें, बिल्कुल पॉसिबल है और ये ज़्यादा पॉलिटिकल इशू भी है, यहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट भी इनको होती है और यहाँ के जो लोकल जो हैं ख़ास तौर पर वडेरा सरदार हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। पुलिस को चाहिए कि उनसे लें और उसके बाद इसको कॉर्डन ऑफ करें और प्रॉपर ऑपरेशन करें सिंध की तरफ से और पंजाब की तरफ, ताकि ये दोनों तरफ में शिफ्ट कर जाते हैं। अगर पंजाब में ऑपरेशन होगा साथ मीरपुर मथेलो के एरिया से तो ये सिंध में आ जाएंगे और अगर सिंध के ऑपरेशन जब हम करते हैं तो ये पंजाब में चले जाते हैं। तो इट हैज़ टू बोथ साइड तक ये कहीं छुपने की कोई जगह ना मिले और फिर ऑपरेशन किया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा हादसा है और दोनों हुकूमतों को प्रोविंस को मिल के ऑपरेशन करके डिकॉर्ड्स को ख़त्म करना चाहिए, अदरवाइज उनका हौसला बढ़ेगा और इससे ज़्यादा हादसे हो सकते हैं। अच्छा सर, माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के ऑपरेशंस किए गए हैं, इनसे निजात हासिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो नताइज है वो हासिल नहीं हो सके। तो ऐसा क्यों है? आखिर कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या रुकावटें हैं कि इनसे निजात हासिल नहीं कर पा रहे अब तक? देखें, इसमें बात ये कि उनके पास भी काफ़ी लेटेस्ट वेपन हैं डिकॉर्ड्स के पास और ये सारे इन्होंने ला के बलूचिस्तान से अपने पास लेकर रॉकेट्स भी इनके पास हैं, उसके बाद इनके पास 12.7 गन्स भी हैं जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। बात यह है कि इनके पास अभी पुलिस को पंजाब और सिंध की पुलिस को मिल के ड्रोन्स लेने चाहिए और ड्रोन्स लेके ये उससे बड़े आराम से इनको
नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इन्होंने फिर अपनी फैमिलीज को इन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये औरतों बच्चों को ले जाते हैं, फिर पुलिस हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो आई थिंक वो चाहिए कि इनको वार्निंग दें कि जी हम आपको 2 हफ्ते दे रहे हैं, आप फैमिली को शिफ्ट कर लें। इसके बाद हम अगर अटैक करेंगे और फैमिलीज को भी नुकसान होता तो ये आपसे खुद जिम्मेदार होंगे, ताकि फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन हो और एक टोटलिटी में करें। एक दफ़ा ऑपरेशन करें, इनको इस एरिया से कम्प्लीट क्लियर करना चाहिए। अच्छा सर, आपने बताया जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इनके पास असलहा है, हथियार है। ये हथियार इनके पास आते कहाँ से हैं? आखिर इनको कौन प्रोवाइड करता है ये सब चीज़ें? बिल्कुल असला डीलर्स हैं और ये बलूचिस्तान के रास्ते से आता है। ये यहाँ पर सिंपल से और कोई रास्ता नहीं है। यहीं से सिंध से भी वेपन एमुनिशन जाते हैं इनको, और फिर उस साइड से भी वेपन आते हैं, 7 साइड से, क्योंकि सक्खर का एरिया लग जाता है उसके बाद से। सक्खर से जो है सिंध का बॉर्डर, ये बलूचिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, और उस साइड से ज़्यादा ये वेपन एमुनिशन आता है, क्योंकि एपी के तो बहुत साइड दूर पर है। तमाम ये वेपन एमुनिशन को बलूचिस्तान के रास्ते जाता है, तो इनको सख्ती से नाकाबंदी करनी चाहिए। जहाँ से भी बसों पे और जो रोड्स के थ्रू आता है वहाँ पर ये चेक करें, एक एक बस को चेक करना चाहिए। इनके खुफिया खाने बसों के अंदर इसके छुपा के ले आते हैं, और ये 12.7 आम इनके, और ये सब लॉन्ग रेंज वेपन है। जो पुलिस के पास वेपन है वही इनके पास वेपन है, जिसकी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल में पंजाब रेंजर्स को और सिंध रेंजर्स को पुलिस की मदद करनी चाहिए। इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ पंजाब रेंजर्स, पंजाब पुलिस, सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस को मिल के बहुत ही डेलिबरेट तरीके से विद इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के साथ ये कहाँ पर है। आजकल वैसे भी अब प्रॉब्लम ये है कि ये हो गया, अब ये बरसात का मौसम है, और अब ये जो अंदर जजीरे बन जाते हैं पानी के, ये लोकल हैं, इनके पास कश्तियाँ भी होती हैं, जाके ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं यहाँ पर पुलिस नहीं आ सकती, क्योंकि अगर पुलिस आती है जो दूर से नजर आती है तो ये उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होगा, बट इट शुड बी डन। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी नाकाबंदी होनी चाहिए। तो सर ये नाकाबंदी कैसे मुमकिन है? इनकी रसद कैसे जो है वो रुकावट डाली जा सकती है? किस तरह से इनको रोका जा सकता है इस तरफ आने से? देखिए, जितने आपके प्राइवेट ट्रैफिक आती है, बसें आती हैं, ट्रक आते हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें, उनको चेक करें। उनके वहाँ पर जो आपकी चेक पोस्ट बनी हुई है, ये सिंध की भी बनी हुई है, उधर पंजाब की बनी हुई है, वहाँ से वो चेक किया जाए, क्योंकि सारा ये रास्ता आता है जैकोबाद से शिकारपुर, शिकारपुर से सक्कर, एंड देन इट गोज टुवर्ड अपनी मेथेरो साइड पे चले जाते हैं जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है, और इसी तरीके से सिंध की तरफ जब बनाते हैं। तो ये पुलिस को चाहिए कि वहाँ की पुलिस और आईजी पुलिस पंजाब और फिर भावलपुर के जो डीआईजी हैं, वो इधर से हमारे सक्कर के जो डीआईजी हैं, तो ये घोटकिया के एरिया लगता है, ये आपस में बैठ के करें, और ये हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं कि एनक्लेव बनी हुई है। एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसे सिंध जो होगी पंजाब की तरफ एक जगह जाती है, वहाँ पर पोस्ट है। ये मैंने ये सारा ये देखा हुआ है, इसलिए ये इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। अच्छा सर, आपके पास में वजारत रह चुकी है, आपके जो दौर था, जो टाइम था, उसमें क्या तजावीज़ दी गई थी और किस तरह से इन पर काबू पाने की कोशिश की गई थी उस वक्त? उस वक्त हमने, बल्कि मैं आई वेंट टू बीफो मथेलो, फिर वहाँ से हमने भावलपुर के जो डीआईजी थे वो भी आ गए थे, इधर से हम लोग गए थे, हमने काफ़ी कोऑर्डिनेशन की थी, प्रॉपर एरिया में देखा है। इन्होंने यहाँ पर बंद बनाए हुए हैं, और उसके अंदर इन्होंने अपनी औरतें और बच्चे भी रखे होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये ह्यूमन शीट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हमें ये नहीं है कि एक इनको वार्निंग दें, वार्निंग देने के बाद फिर आप कहेंगे कि आपको हम 2 हफ्ते दे रहे हैं, अपने 2 बच्चों को यहाँ निकाल लें, अगर इसके बाद आपका नुकसान होगा तो आपको जिम्मेदार होंगे। बेशक टीवी के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर दें, और लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको ऑपरेशन की यही होगी कि नो इट के इस वक्त ये सारे उस एरिया में, कच्चे के एरिया में ये रहते हैं, और कच्चे के एरिया में जो वहाँ इस वक्त बड़ा सख्त बरसात हुई है, पानी खड़ा होता है, आइलैंड बन गए होते हैं, ये कश्तियों में निकल के चले जाते हैं, और फिर जाके ये कश्तियों में जाके जो कश्ती अंदर होती है आइलैंड के अंदर, वहाँ ये बैठते हैं। प्रॉपर इन्होंने अपने बंकर्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर इन्होंने बंद बनाए हुए हैं, और इनको सब क्योंकि लोकल जो एरिया के, इसी वजह से इनको पता था कि ये बस ये जो पुलिस की हर हफ्ते ड्यूटी बदली होती है, तो वहाँ पर बारिश का पानी खड़ा हुआ है, ये बसें फंस जाएंगी, क्योंकि तैयार बैठे हुए थे। जो ही बसें रुकी हैं, इन्होंने उसके ऊपर रॉकेट फायर किए और नुकसान पहुँचाए। हमेशा ऐसा भी जो होती है कि आप 2 गाड़ियाँ अगर जा रही हैं तो पीछे कुछ फासले पे आपकी दूसरी जीप में वेपन के साथ तैयार सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, और वो उनको फिर पुलिस को फायर करना चाहिए, इनको फायर रिकॉर्ड करना चाहिए था। ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे,
बिल्कुल सिटिंग डक से ज़्यादा गाड़ियाँ फंस गई हैं और ये ट्रक अगर ये छलांगे मारते उतरते चाहे पानी होता निकल के स्प्रेड आउट कर लेते अपने आप को और फिर पुलिस इन ट्रकों का मुकाबला करते, आई एम श्योर कि नुकसान कम होता। जी सर, लेकिन ये जो है कच्चे के डाकू ये भी तो ताक में बैठे होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि इनके बंकर्स हैं, पनाहगाहें हैं, ये अपने बच्चों और ख़वातीन को वहाँ पर रखते हैं। तो सर इस तरह की हरबों से कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे? ये चीज़ें इनके किडनैपिंग के वाक़यात भी तो होते हैं रूनुमा, कभी उनकी फैमिलीज भी तो मुतासिर होती है, उनके घर में भी तो बीवी बच्चे हैं, तो हम कब तक इन सब चीज़ों को देख के ब्लैकमेल होते रहेंगे? देखें, ये आपकी जो है ना, ये भावलपुर की पुलिस और इधर सक्खर की पुलिस को मिल के ये डेलिबरेट तरीके से प्लान करके ऑपरेशन करना चाहिए ताकि ये एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें। और ये ब्लैकमेलिंग इसलिए है कि ये पॉलिटिकल इशू भी ज़्यादा है, इसी एरिए से जो है जो जितने इनके बटेरे हैं उनको वार्निंग देनी चाहिए कि आज के बाद अगर आपके एरिए से कोई ऑपरेशन होता है, डिफॉल्ट होता है, तो आपके ट्राइब के जो सरदार हैं हम उनकी एफआईआर काटेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। कोई इस पर पोलिटिकल जो है वो आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको वार्निंग दे के करें। अभी रहीमयार खान ये तैयारी कर रहे हैं अटैक करने के लिए, लेकिन इट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम सिंध, अदरवाइज ये फायर उधर से करेंगे, ये सिंध के अंदर आ जाते हैं बॉर्डर के अंदर और वहाँ के बैठ जाएंगे बड़े आराम से और फिर एक दूसरे को डिकॉयट है सिंध और पंजाब के दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और इस वक्त आई एम श्योर कि ऑपरेशन बड़ा ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि वहाँ पर कच्चे के एरिया में इस वक्त सारा पानी है, पूरी बरसात से पानी खड़ा हो जाता है, दरिया भी चढ़ जाता है, दरिया का पानी भी ओवर आ जाता है। तो इसलिए ये इस वक्त मेरे ख्याल में ऑपरेशन डिफिकल्ट होगा। इसका एक इलाज है कि अगर ये इनके पास ड्रोन हैं तो ड्रोन से ये बड़े आसानी से टारगेट को इंगेज कर सकते हैं, मार सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन होती है किस जगह पर लोकल बता देते हैं। लेकिन वहाँ तक पुलिस का पहुंचना मुश्किल इसलिए होता है कि वहाँ पर जाने के लिए ये इनको कश्तियों में जाना पड़ता है और कश्तियों में जब जाते हैं तो दूर वो अपने एरिया में वेंटेज पॉइंट ऊंची जगह पर बैठे होते हैं, वो इनको वहाँ से लॉन्ग रेंज 12.7 गन से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वो वेपन जो डिकॉयट्स के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ ड्रोन है और ड्रोन आपको बड़े आसानी से मिल सकते हैं टर्की से उन जगहों से लेके, उससे करेंगे तो फिर ये इनका मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इनको वार्न करना चाहिए और फिर ही इनका मुकाबला किया जा सकता है और सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, इस हवाले से हमने बात की, आज जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसी के साथ ही नाजरीन हमें ब्रेक पर जाना होगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिंडी टेस्ट का तीसरे दिन का खेल होगा आज और कल जवाबी बैटिंग में बगैर किसी नुकसान के बांग्लादेश ने 27 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की और मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। बांग्लादेश को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 222 रन दरकार है। तो अभी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फवाद साहब, पाकिस्तान की पहले टेस्ट में मजबूत पोजीशन देखने में आ रही है और आज फिर बांग्लादेश के बैट्समैन एक्शन में होंगे, कैसे देख रहे हैं कौमी टीम की परफॉर्मेंस को? देखिए, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है इस मैच के नतीजे के हवाले से। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को जल्दी आउट कर लेता है तो हमारा एक चांस बन जाता है, लेकिन अगर बांग्लादेश जो लंबी बारी कर जाता है तो फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। तो देखना है कि हम कैसी गेंदें करते हैं, फील्डर्स बॉलर्स का साथ देते हैं, क्योंकि जो विकेट के बारे में बात हो रही थी ऐसे जितना कुछ नजर नहीं आ रहा फास्ट बॉलर्स के लिए, जितना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें हुई थी। और फिर मैं वही कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कि 20 विकेटें लेनी है आपने, 2 बार बांग्लादेश को आउट करना है, तो वो आप उसमें कितने सक्सेसफुल रहेंगे, कहीं अब ये किसी स्पिनर को मिस तो नहीं करेंगे कि पता चले जो हम 4-3 बॉलर्स के साथ चले गए हैं तो वो सही फैसला था या गलत फैसला था। तो ये सारी चीजें आज डिसाइड हो जाएंगी। अच्छा फवाद साहब, पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो तो एक विकेट भी नहीं ले सके कल, तो आज उम्मीद है कि वो विकेटें लेंगे?
देखिए ऑब्वियसली वो तो भी शुरुआत थी, उसमें तो ऐसा होता है कि आपको नहीं जल्दी आउट मिलते, लेकिन हमारी बॉलिंग ऐसी है कि जो किसी भी टीम को 2 बार आउट कर सकती है। लेकिन अगर विकेट की पिच की जो सपोर्ट पहले दिन शुरू में नजर आई थी उस तरह से खेल नहीं रही, तो अगर तो विकेट ऐसे ही चलती है तो बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होगी। और ये भी पॉसिबल है कि जो हम 4 तेज बॉलर्स के साथ गए हैं, हो सकता है कि वो फैसला सही साबित ना हो अगर हम उन्हें कम स्कोर पे आउट करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन हम एक ही सूरत में ये मैच जीत सकते हैं कि आज हम उन्हें कम से कम स्कोर में आउट कर सकें। लेकिन अगर उन्होंने लंबी बारी कर ली और वो आउट नहीं हुए तो फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो फवाद साहब ये पिच की कंडीशन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए विकेट तो ठीक लग रहा है, अभी तो कोई ऐसे जितना मसला नजर नहीं आ रहा। फिर जो बॉल है कुकुबरा वो भी शुरू में हेल्प करता है 20-25 ओवर तक, फिर उसके बाद वो उतना हेल्प नहीं करता जितनी दूसरे गेंदें करती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुबह का जो 1 से 1.5 घंटे का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच के हवाले से। तो फवाद साहब जो शाहीन शाह है उनकी जो बॉलिंग है उसमें भी उस तरह से कोई दमदार बॉलिंग नजर नहीं आ रही है, कुछ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है ना उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, तो हम अभी ये थोड़े से ओवर हुए हैं उसके बेसिस पे हम अपनी एक राय नहीं कायम कर सकते। एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बहुत अच्छे से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो अभी आगे चल के इन सब चीज़ों का वाज़े पता चलेगा। चाहे वो खुर्रम शहजाद हो, नसीम हो, ये शाहीन हो, सब एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और शुरू के छोड़े मतलब 10-12 ओवर्स पे तो आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि बॉल दमदार नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही। शाम का एक सेशन होता है। लेकिन सर उनकी बॉल में बाउंस दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या कुछ फिटनेस की प्रॉब्लम है? किसी के भी नहीं। देखिए विकेट जिस किस्म का है इससे बहुत ज्यादा बाउंस नहीं है, तो आगे से ही आपने बॉल करके आउट करना होगा। एक्सपीरियंस है, कोई जो हम बात पहले से फैला देते हैं ग्रीन विकेट है, ग्रीन विकेट है, ऐसा कोई ग्रीन विकेट नहीं है। तो यही देखना है कि इस कंडीशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वो आज अगले 1-2 घंटे में पता चल जाएगा लंच तक कि जी क्या चीजें रहती हैं। बट जिस तरह का विकेट कल मैंने शाम में देखा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कोई बहुत आसान होगा, बहुत मेहनत करनी होगी बांग्लादेश को कम स्कोर में आउट करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है, बट आज का दिन काफी हद तक फैसला कर देगा कि इस टेस्ट मैच को किस तरफ जाना है। अच्छा सर, अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए पाकिस्तानी टीम की, तो जो प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर क्या कहेंगे आप? आज पाकिस्तान की टीम देखें, शुरू में तो 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद सऊद शकील जिस तरह खेले, साइम खेले और फिर उस्मान ने एक शानदार सेंचुरी बनाई, तो मिडिल ऑर्डर ने सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल हमारा हो गया। देखिए शुरुआत में हमारी विकेटें जल्दी गिर गई थी, बट ओवरऑल आप एज अ टीम बात करेंगे तो ठीक ही रही है परफॉर्मेंस बैटिंग की। तो सर मोहम्मद रिजवान और साउद शकील की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हम तनकीद तो करते हैं जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो जब अच्छा परफॉर्म किया जाए तो उस पर भी यकीनन बात होनी चाहिए। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दोनों की और अच्छी परफॉर्मेंस की यहाँ, बट लेकिन इतना एक जो आपने तनकीद की बात की कि हम उस जगह पे चले गए हैं कि जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर हम बातें शुरू कर देते कि जी टीम हल्की थी या टीम बांग्लादेश की थी। तो भाई जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे तो उसके अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो उसको बात होगी। तो ये हमारा एक अलमिया है कि अगर आदमी परफॉर्म करता है, अगर टीम थोड़ी सी कमजोर है तो उस पर भी हम तनकीद करते हैं, जो मेरी नजर में गलत है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में टाइम कम है इसलिए हमें ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसी बेसिक ज़रूरत की जिसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा नामुमकिन है। नमक के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। नमक का इस्तेमाल सिर्फ जायके के लिए नहीं होता, बल्कि ज़माने कदीम से इसके बड़े बड़े टुकड़ों को तराश करके भी बहुत से नवादरात बनाए जाते थे। लेकिन दौरे हाज़िर में डेनमार्क में मुकीम एक पाकिस्तानी नौजवान ऐसा भी है जिसने नमक से ऐसे फनपारे बना दिए जिसको देख कर अकल हैरान रह जाती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन। आमिर हुसैन, वेलकम टू द शो दुनिया बोल हैं, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। आमिर, ये फ़न आपने कहाँ से सीखा और किस तरह से शौक़ पैदा हुआ?
फन जो है ये मैंने बचपन से ही मसवरी करता आया हूँ और काफ़ी शौक रहा है। तो लेकिन ये फन जो है तकरीबन कम व बेश 10 साल हो गए मुझे किए हुए, स्टार्ट किए हुए। तो ये यूट्यूबर्स को भी देख के और फिर कुछ इंस्पायर्ड हुआ अमेरिका से, फिर वहाँ से फिर मुझे खुद हुआ कि मुझे खुद कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो उसमें कुछ अपनी टेक्निक्स मैंने की हैं, तो अब मैं वर्कशॉप्स भी कराता हूँ और आगे पीछे फिर टूर्स पे भी जाता हूँ जहाँ पे मैं ये चीज़ करता हूँ। अच्छा, तो ये आपकी खुद की सलाहियत है, आपने प्रॉपर कोई ट्रेनिंग या सीखा नहीं है ये? हाँ, ये खुद की सलाहियत है बेसिकली। बचपन से तो जैसे आपने फरमाया, वो वालदा को देख देख के वो पेंटिंग्स करती थी, तो ड्राइंग से मैं शुरू से करता आया हूँ। अच्छा। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ जो है, ये सॉल पेंटिंग जो है या सैंड पेंटिंग ये खुद से सीखी। अच्छा, आपकी वालिदा भी तस्वीर बनाती थी, किस तरह की तस्वीर बनाती थी? पेंटिंग करती थी, स्केचेस बनाती थी? वो माशाल्लाह ऑयल पेंटिंग्स करती रही हैं, अभी और तरीके की चीज़ें करती हैं, लेकिन नहीं, वो शुरू से ऑयल पेंटिंग्स करती हैं। तो फिर तो उनको देख देख के है ना फिर शौक पैदा हुआ। तो ख़ास जो एक चीज़ है वही है कि वालिदैन की जो है वो उनकी सपोर्ट जो है या इंकरेजमेंट, उन इस वजह से भी है इंसान जो है ना वो कामयाब होता है। तो वो हमेशा वो इंकरेज करती रही है शुरू से ही। सही। अच्छा आमिर, आपने पेपर से, नमक से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से आपने फन पारे बनाए हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें बनाई आपने? मैंने काफ़ी मशहूर जो मारूफ जो शख्सियतें हैं उनकी तस्वीरें बनाई हैं, जैसे यानी खास तौर पर स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, डेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर्स जो हैं, बैडमिंटन के चैम्पियंस लता मंगेशकर की और तरह तरह की अशखास जो हैं उनकी तस्वीरें बनाई हैं। तो सो इट्स अ वे टू ऑनर देम, ट्रिब्यूट उनको जब खराज तहसीन जो पेश करता हूँ। अमेरिका गया था, वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा अमेजिंग फुटबॉल प्लेयर जो है वो जब फोत हुआ तो उसी के सिलसिले में चांद स्क्वायर पे एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई थी। तो फिर इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा आमिर, आपने नमक से भी फन पारे बनाए हैं काफ़ी, तो नमक से इस तरह से काम करना नमक पर किस तरह, इजी टास्क है या ये फिर मुश्किल टास्क है? शुरू में काफ़ी मुश्किल था और बंदा हौसला भी खो बैठता है कभी कभार जब आप एक तस्वीर बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि एक नमक तो ऐसी चीज़ है जो स्पॉन्ज जो हैं छोटे छोटे वो हर वक्त हिलते हैं जब भी आप उनको टच करते हैं। और फ़ायदा भी यही है कि उनका हिलने का वो इतने you can just move or change the images within seconds। तो ये एक महारत इसमें है ना, वो तभी होती है जब आप कंटिन्यूसली आप इसके अंदर जो है ना काम करेंगे। बिल्कुल। और मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो फनपारे बनाए जाते हैं, वो तो एक अरसे से बनाए जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी हम देखने में आते हैं कि मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इवन मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आपने मिट्टी से क्या क्या बनाया? मिट्टी से मैंने काफ़ी स्टोरीज बनाई हैं, कश्मीर के ऊपर स्टोरीज बनाई हैं, जो पाकिस्तान में जो यानी जो कश्मीर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, बारबरियत के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो एक साइंस स्टोरी बनाई है। तो होता है कि लाइट टेबल होता है, तो उसके नीचे से रोशनी आती है, तो फिर आप मिट्टी डालते हैं, तो उसके ऊपर से उसके ज़रिए जो है आप एक स्टोरी बना सकते हैं या आप एक फनपारा आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा पेज से, पेपर से भी आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। पेपर से मैंने वो है जैसे कार्डबोर्ड हो गया, आप कटिंग के साथ आप उनके अंदर जाके वो पेपर को काट के और ग्लू करके और फिर बॉक्सेस के ऊपर लगा के, तो वो है ना वो शेरो आर, उसको मैं कहूँगा शेरो आर। तो आप जैसे आपकी चीज़ वो तैयार हुई थी, तो जैसे आप घुमाते हैं उस चीज़ को, तो फिर वो जाने की वो तस्वीर सामने आ जाती है। तो अच्छा। इसमें कुछ मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, इसमें कुछ टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती हैं। तो फिर लेकिन यही है कि अगर आपको शौक है तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन। आर्टिस्ट आमिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा उनकी रिपोर्ट, इस तरह से उन्होंने मिट्टी से, नमक से और पेपर से ये सारी चीज़ें बनाई। ये गॉड गिफ्टेड उनकी जो है सलाहियत है। अल्लाह पाक उनको और कामयाबी दे और कामयाब करे। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम सेगमेंट करेंगे हीरो पाकिस्तान, जो हमेशा की तरह करते हैं। और हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से। और सफियान महसूद उनका नाम है, जिन्होंने मार्शल आर्ट के मैदान में इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सफियान महसूद ने इंडिया का 5 साल पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये यंगेस्ट स्टार सफियान महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो, दुनिया बोल है। सर, क्या कहेंगे, इतनी कम उम्र में आपका बच्चा माशाल्लाह से इतना बड़ा रिकॉर्ड बना डाला, क्या कहेंगे आप? यकीनन ये हमारे लिए बहुत वैसे फख्र है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल और डिफिकल्ट रिकॉर्ड है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमने की थी। और स्पेशली इंडिया का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 5 साल से अनबीटेबल था। जब ये प्रूव हो गया तो काफ़ी खुशी हमें महसूस हुई, काफ़ी खुश हो गए। अच्छा इरफान साहब, सुफियान की एज क्या है? सुफियान की उम्र है 5 साल है और नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा, नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है। तो ये अभी वो सिर्फ 5 साल है, ये कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, करवा रहे हैं इनको, ये कब से कर रहे हैं ये ट्रेनिंग? 2.5 साल से तकरीबन छोटा था ये। मैं इसको अपने साथ क्लब में ले जाता, मेरी अकेडमी है डराइसमिल खान में, तो इसको भी साथ में ले जाता, वो बच्चों के साथ ट्रेनिंग करवाता रहता। तो ये इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, इस हवाले से आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में आपका बच्चा माशाल्लाह से इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया? देखिए, हमारे क्लब के 18 स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। हमारी जो अकेडमी तकरीबन 135 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ रिकॉर्ड में सर्च करता रहता हूँ और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ। सुफियान का ये रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड हमने ट्राई किया, काफ़ी डिफिकल्ट था। बीच में एक दफ़ा हमने छोड़ भी दिया था प्रैक्टिस के, ये वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो टाइम था वो 9 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम था उसको बीट करना। फिर बाद में फिर हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये रिकॉर्ड अप्रूव हो गया। अच्छा इरफान साहब, हमने सुना कि आपने भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान का पहला एथलीट हूँ जिन्होंने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे 2015 से 2023 के अरसे में। अच्छा, तो ये सुफियान के अंदर आपने शौक पैदा किया या फिर उसके अंदर आपको देख देख के ये शौक पैदा हुआ? सुफियान हमारी एकेडमी है, मैं घर में भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो वो देखता रहता है और ये भी कहता था कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो उसके लिए फिर मैंने इसको ये रिकॉर्ड बता दिया, वीडियो इसको दिखाया कि ये कर सकते हो। काफ़ी रिकॉर्ड है कि ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उम्र जो लिमिट है वो 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए फिर ये जैसे रिकॉर्ड थे इसको हमने ब्रेक किया। बिल्कुल, मार्शल आर्ट के मैदान में 5 साल इन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप ये मुकाबला कब हुआ, कब गए वहाँ पर? इंडिया में ये मुकाबला हुआ था? नहीं, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, ये हमने इधर ही अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान में। में इसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के थ्रू जी इसका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और देख। अच्छा, तो सुफियान का जिनके साथ मुकाबला था वो भी बच्चे थे, उनकी एज क्या थी? वो मेरे ख्याल में 9-10 साल का लड़का था और ये वो भी बाप बेटा थे। अच्छा, उनका जो दूसरा जिनके साथ इसने रिकॉर्ड वो की थी वो लड़के ने, वो बाप बेटे थे। मैं और सुफियान थी, दोनों बाप बेटे हैं, तो हमने छोड़ दिया। अच्छा, तो इरफान साहब, ये सुफियान तो बहुत छोटे हैं माशाल्लाह से अभी, जैसे कि आपने बताया कि नर्सरी क्लास के स्टूडेंट भी हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं प्रैक्टिस भी और अपनी स्टडी को भी? सुबह इनको मैं मेरी बेटे हैं उनके साथ इसको स्कूल में ले जाता हूँ, वहाँ पे उनकी क्लासेस वगैरह होती है। 1 बजे या 1:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। 5:30 बजे हमारे क्लब की टाइमिंग होती है, फिर मैं अपने साथ इसको ले जाता हूँ, फिर शाम को वापस घर ले आता हूँ। अच्छा, इस तरह से इनकी रूटीन तो काफ़ी बिजी रहती होगी, अभी बहुत छोटे हैं, तो ये किस तरह से बाकी बहन भाइयों के लिए टाइम निकालते हैं या फिर अपने दोस्तों के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं? बहन भाइयों के साथ तो घर में काफ़ी टाइम इनके पास होता है। ये दोस्त उसके क्लब वाले जो छोटे बच्चे हैं वो तो सारे उधर ही होते हैं दोस्त, तो प्रैक्टिस भी इनकी होती है और वो खेलती भी हैं। ठीक, अच्छा सुफियान से बात करवाए हमारी। सुफियान, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आपसे बात करना। सुफियान, आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना डाला, क्या कहेंगे आप? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और आपकी हॉबीज क्या क्या है इसके अलावा? क्या चीज आपने करनी है? अच्छा, तो ये सब आपने कहाँ से सीखा है? अपने फादर से? हाँ। अच्छा, तो इरफान साहब, आपने किस तरह से इनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं और किस तरह से इनकी रूटीन को मैनेज करते हैं, और फिर जो है इनकी जो डाइट है उसका भी आपको खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी उम्र ग्रोइंग एज है और इसकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और ताकि ये जिस लेवल की प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं और स्टडी भी करते हैं, तो इनके लिए कोशिश होती है हमारी कि अच्छे से अच्छी चीज़ इनको खिलाए, अच्छी डाइट दें। ठीक है, इरफान साहब और उनके साहबजादे सुफियान महसूद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं हमारे पाकिस्तानी बच्चे, तो माशाल्लाह ये हमारे लिए वाकई फ़ख्र और एजाज़ की बात है। इसी के साथ ही नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना होगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आइंदा आने वाले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा? कराची वालों के लिए मानसून का जो नया स्पेल है वो 26 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होगा, और सिंध के साथ साथ कराची पर भी उसके गहरे असरात होंगे। और 27 अगस्त से कराची में बादल भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए जो पेशगोई की है उसके मुताबिक कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। तो इसके अलावा मुल्क में मानसून बारिशों और सैलाब की भी सूरत हाल है, जबकि जामपुर में बरसाती पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल है, मुतादिद घर और फसलें मुतासिर हो चुकी हैं। और इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची में आइंदा आने वाले हफ्ते में एक बार फिर से मानसून का जो स्पेल है वो हमें सुनने को मिल रहा है कि मानसून स्पेल जारी रहेगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, है 26 से अगला स्पेल मानसून का एक्सपेक्टेड है पूरे सिंध में और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, ईस्ट बलूचिस्तान और इसी तरह से पंजाब पूरा ही तकरीबन, और के भी अच्छा तेज़ बारिशों का स्पेल आ रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग लो प्रेशर एरिया है जो भारतीय राजस्थान पे जब पहुंचेगा तो उसके बायस और वही स्वीप करता हुआ पूरे सिंध को स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा बलूचिस्तान की तरफ। तो 26 अगस्त से कहीं कहीं और ईस्टर्न सिंध में खासकर थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास वगैरह की तरफ तो 26 से शुरू हो जाएंगी बारिशें, और इसी तरह से साउथ पंजाब के कुछ इलाकों में, और उधर नॉर्थ ईस्ट पंजाब है जो लाहौर और गिरदनवा का इलाका, उन एरियाज़ में भी। तो 26 से लेके 30 अगस्त तक एटलीस्ट ये स्पेल चलेगा, और उसमें ज़ाहिर है कि खासी तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं कराची समेत सिंध के तमामी अजला में, और जनूबी अजला जो हैं कराची, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, हैदराबाद, उस तरफ उमरकोट, मीरपुर खास, थपारकर, इन नवाबशाह तक, इन तमाम एरियाज़ में, और दूसरी तरफ दादू, जामशोर और कंबर और लाड़काना, ऑलमोस्ट यानी 95% ऑफ सिंध जो है ना वो उसमें तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं 26 से कहीं और कहीं से 27 से लेकर 29-30 अगस्त तक। सही। और इसी तरह से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं, ज़ोब और उसके साथ जारक, चमन और सिब्बी, बारखान, कोलू, किला सैफुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, उन तमाम इलाकों में भी तेज़ स्पेल है। और जाहिर है कि उन इलाकों में तेज़ स्पेल के नतीजे में फिर आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग होती है, और खासी पिछले दिनों भी डिस्ट्रक्शन हुई, तो अगेन उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में भी खासकर जो डीजी खान का इलाका है, कोई सुलेमान के साथ साथ राजनपुर, फतेहपुर। सरदार साहब, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है, बल्कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो भी चुकी है, तो इस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या फिर कुछ इमरजेंसी नाफिज की गई है, हिफाजती इकदाम किए गए हैं इस हवाले से?
देखिए हो सकता है आज हमारा ऑफिस इशू करे, इस्लामाबाद ऑफिस जो पूरे मुल्क के लिए एक तरह से इशू करते हैं ना एडवाइजरी, तो प्रोबेबली आज इशू हो जाएगी। तो उसमें इन तमाम चीज़ों का ज़ाहिर है, इन तमाम इलाकों का जिक्र होगा जहाँ पर तेज़ तेज़ बारिशें मैं आपको बता रहा हूँ मुतवक्के। तो वही एडवाइजरी अब उसी में फिर लिखी होती हैं इंस्ट्रक्शन या प्रिकॉशनरी मेजर जो एडवाइज की जाती हैं। तो ऑलरेडी मानसून तो आपको पता है ऑनगोइंग है, वो तो एक तरह से जो सीजन शुरू होने से पहले इंतजामिया की तरफ से जो जो इकदाम लेने थे वो ले चुके हुए हैं, और जाहिर फिर जो एनस्विंग स्पेल होता है उससे पहले मजीद उसको एक तरह से वो करने की ज़रूरत होती है, अपडेट करने की। अच्छा सर साहब, वहाँ पर जो कई देहात हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं, कई वो लोग जो हैं वहाँ से नकल मकानी भी कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है? मैं आपको बताया ना कि जब एडवाइजरी इशू की जाती है, यानी पिछला स्पेल जो था तो उससे 3 या 4 दिन पहले होती है अमूमन। तो आज 23 अगस्त है, तो 26 अगस्त से ऑनवर्ड ये सिलसिला शुरू होगा, तो प्रॉबेबली आज एडवाइजरी आ जाएगी। उसमें जाहिर है कि ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, सारे इलाके मेंशन होंगे, उस स्पेल की नौयत मेंशन होगी, फिर उसके इम्पैक्ट्स एक तरह से साथ लिखे जाते हैं फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में, और कहीं जो बड़े कराची जैसे शहर या दूसरे शहर सिंध की उनमें अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, तो उसमें जिक्र होगा आपको। अच्छा सरदार साहब, हमने सिंध की और पंजाब ये मौसम की बात की, पंजाब के मौसम के हवाले से भी कुछ अपडेट्स दीजिएगा, वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए अभी 2-3 दिन जो है ना, ये 23, 24, 25 इन 3 दिनों में तो कोई ऐसी बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। कहीं कहीं खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक पहाड़ी इलाकों में, और इसी तरह से पंजाब का जो खित्ता पुठवार है, शुमाली पंजाब, मरी हो गया, उसके साथ गलियात का इलाका हो गया, इन इलाकों में है कहीं कहीं हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश है। कश्मीर में भी चंद एक जगहों पर। ये 2-3 दिन तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 26 से ऑनवर्ड फिर इन इलाकों में भी जाहिर है कि तेज मूसलाधार बारिशें, वो तकरीबन पूरा मुल्क ही उसकी एक तरह से ना, सिवाय वेस्ट बलूचिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान है, चागी डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ नोशकी गोशकी, उन इलाकों तक शायद ना पहुंचे मानसून हवाएं। अदरवाइज तो 80% आप कह सकते हैं 80% ऑफ द कंट्री जो है ना विल गेट हैवी रेन। सही, तो इसका मतलब सरदार साहब ने जो आने वाला मानसून का स्पेल है वो पूरे मुल्क पर ही असरअंदाज होने वाला है। तो अगर हम कराची के आवाम की बात करें तो सर इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी जानिब से, अगर क्योंकि आने वाला जो स्पेल है इस हवाले से बताएगा कि ये ज़ोरदार स्पेल होगा या फिर नॉर्मल ही रहेगा जैसा कि पिछले दिनों में था? बिल्कुल, आज तक की जो कंडीशंस है ना उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि जोरदार स्पेल ही है, कराची के लिए भी जोरदार स्पेल है। और जी मूसलाधार बारिश है कराची में 27, 28, 29 3 दिन जो होंगे, और बिलखुसूस 27 की रात से जो स्पेल शुरू होगा तो 29 तक गैप्स के साथ होगा, लेकिन 29 तक रहेगा, और उसमें खासा तेज बारिश मुतवक्की है, इसलिए कि ये जो लो प्रेशर है ये पिछले लो प्रेशर से जो पिछला स्पेल गुजरा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिखाई देता है अभी तक। और उसकी मूवमेंट भी वही राजस्थान से सीधी सदरन सिंध से होती हुई बलूचिस्तान की तरफ निकलेगा। तो जाहिर है फिर जब हमारे एरिया के ऊपर आता है या राजस्थान पे आता है तो फिर अरेबियन सी से भी मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाती है उसमें। तो सरदार साहब आवाम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए आने वाले स्पेल के हवाले से, खासतौर पर कराची के लोगों के लिए। देखिए उसमें चूंकि ये मंडे से ऑनवर्ड है ना, तो वर्किंग डेज होंगे। पिछला जो स्पेल 2-3 गुजरे हैं कराची में, चंद एक जगहों पर तेज बारिश भी होती रही है, लेकिन लकीली वो वीकेंड होता रहा है, और उसमें चूंकि वीकेंड पे इतना आउटडोर एक्टिविटीज कम होती हैं, लोगों की रश नहीं होता, लेकिन वर्किंग डेज पर होते हैं। सही, ठीक है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह हमने उनसे मौसम की अपडेट्स ली, और नाज़रीन आपको भी काफ़ी पता चल गया होगा कि आने वाले हफ्ते में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। तो अब खबर ये है कि तालीम के हसूल के लिए आना है तो अच्छे हुलिया में आना है, ये शर्त है जी जीसी यूनिवर्सिटी की जानिब से। जीसी यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है, उन्होंने तमाम तलबा और तालिबात के लिए नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी हैं, और जीन्स की पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी है, और साथ ही साथ लड़कियों को पाबंद किया गया है कि सर पर दुपट्टा लेना ज़रूरी है। लड़कों के लिए ड्रेस पैंट और शर्ट, जबकि ख़वातीन को पाबंद किया गया है कि शलवार कमीज़ के साथ सर से दुपट्टा लेना होगा, और यूनिवर्सिटी का ID कार्ड भी लाजमी साथ लाना होगा। नुमाइंदा बोल न्यूज़ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अब्बासी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अफजाल अब्बासी, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, और ये गाइडलाइंस है क्या, बताइएगा। जी बिल्कुल, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने जो है वो एक नोटिस किया गया है जिसमें नया ड्रेस कोड जो
कोड जो है वो नाफिज कर दिया गया है जीसी यूनिवर्सिटी में, और उसमें स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जीन्स और जॉगर्स पहन के यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रेस पैंट शर्ट का इस्तेमाल करेंगे लिबास में, जबकि जो तालिबात हैं उनके लिए कहा गया है कि वो बाहया लिबास पहनेंगी, सर पर दुपट्टा लाजमी ओढ़ेंगी, और जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है यूनिवर्सिटी का वो पहनना लाजमी होगा। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये सब जो है वो एक डिसिप्लिन के तहत ये ड्रेस कोड नाफिज किया गया है। इस हवाले से जो जीसी यूनिवर्सिटी की वीसी हैं डॉक्टर शाजिया, उनका ये कहना है कि ये स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी था कि इस ड्रेस कोड को नाफिज किया जाए। अच्छा अफजाल, उनकी जानिब से ये तो कहा गया कि ये ज़रूरी था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस पहले क्यों नहीं दी गई, ये गाइडलाइंस पहले क्यों नहीं दी गई? हमने देखा कि जीसी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो तो बिल्कुल ही ओपन है, सभी जानते हैं, तो फिर ये इस तरह से अचानक इस गाइडलाइंस की, इस इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत क्यों पेश आई उनको? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड है, इस हवाले से गुज़िश्ता बरस भी देखने में आया था कि ड्रेस कोड जारी किया गया था, और अब इस बार चूंकि ये जीसी यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शाजिया, तो उन्होंने अब ये चार्ज संभालने के बाद दोबारा से जो नजरसानी है ड्रेस कोड पे की, और अब उन्होंने ये जो ड्रेस कोड है ये नया उन्होंने नाफिज किया है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तफसीली मुशावरत के बाद ये ड्रेस कोड जो है वो नाफिज किया है, जिसमें उन्होंने तालबात के लिए अलग से गाइडलाइंस रखी हैं और तलबा के लिए जो है वो अलग से गाइडलाइंस जारी की हैं। अच्छा अफजाल, इस हवाले से आपकी स्टूडेंट से कोई बातचीत हुई है, तलबा तालिबात से बात हुई है, क्या कहना है उनका इस तब्दीली के हवाले से? इस हवाले से जो हमारी स्टूडेंट्स से बात हुई है, स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो तालीमी इदारों में और यूनिवर्सिटी लेवल से नहीं होनी चाहिए। जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखने के लिए और इदारे के डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए ऐसे इक़दामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जिस वजह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। अच्छा, ये जो वाइस चांसलर नई आई है यहाँ पर, अभी नई इनकी हायरिंग हुई है यूनिवर्सिटी में, जीसी यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2 माह कबल ये वीसी का चार्ज डॉक्टर शाजिया ने संभाला है, और ये जीसी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली फीमेल वाइस चांसलर हैं। और उनका इस हवाले से कहना था कि वो कंजर्वेटिव नहीं है, तंग नजर नहीं है, लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी के लिए ये फैसला जरूरी था, जिस बिना पर उन्होंने ये ड्रेस कोड जो है वो जारी किया है। ठीक है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, और हमें अपडेट थे कि जीसी यूनिवर्सिटी में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि वहाँ के वाइस चांसलर्स की जानिब से ये गाइडलाइंस दी गई हैं। अब देखना यह है कि स्टूडेंट्स इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि लाहौर में होने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी ख़वातीन फाइटर्स की शानदार परफॉर्मेंस देखने में आई, और कौमी फाइटर बानो भट्ट ने जूनियर और ईमान खान ने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो जी, गोल्ड मेडलिस्ट फाइटर बानो भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बानो भट्ट, वेलकम टू द शो, दुनिया बोल है। कल आपने जो मुकाबला जीता है, उस मुकाबले की जीत को आप किस तरह से देखती हैं? काज़ाकिस्तान के खिलाड़ी को आपने शिकस्त का मजा चखाया। कजाकिस्तान से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हारी थी, क्योंकि मेरे कोच मेरे साथ वहाँ पे स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से नहीं जा पाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक MMA फेडरेशन के प्रेसिडेंट सर उमर ने मुझे और मेरे कोच को स्पॉन्सर किया, और मैंने और मेरे कोच ने होम ग्राउंड में परफॉर्म किया, और मैंने अपना रिवेंज लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एशिया नंबर 1 हूँ, एशियन चैंपियन हूँ। इसका क्रेडिट मेरे कोच पाक MMA फेडरेशन के प्रेसिडेंट सर उमर को जाता है, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और हमें मौका दिया खुद को प्रूव करने का। तो बानो, इस कामयाबी के लिए हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा बानो, ये बताएगा कि इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप जो है वो पहली बार ये हुआ है पाकिस्तान में, कैसे देखती हैं खेलों के फरोग को? पाकिस्तान में ये पहले तो हमें लगा था कि इम्पॉसिबल है। 16 180 प्लस एथलीट्स,
जिनमें इंडिया भी शामिल था, उनको लाना, वीज़ा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारी फेडरेशन और प्रेसिडेंट को, सर उमर को, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। एशियन चैम्पियनशिप फर्स्ट टाइम, इतनी बड़ी चैम्पियनशिप, 16 कंट्रीज के 180 प्लस एथलीट को लाना, यहाँ पे चैम्पियनशिप करवाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी इस तरह की चैम्पियनशिप और ज़्यादा पाकिस्तान होस्ट करे, हमें अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म करने का और भी ज़्यादा मौका मिले, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल इसी तरह जीतते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बानो भट्ट, आप एक फाइटर हो, इसके अलावा आप स्टडीज़ भी करी हो साथ, ये क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? जी मैं साथ स्टडीज़ भी कर रही हूँ और मैं डिपार्टमेंट में भी हूँ। मैं फर्स्ट ईयर, मैंने भी उसका रिजल्ट आना है, अपने देन सेकंड ईयर स्टडी मैंने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, तो ये किस तरह से मैनेज करती हैं स्टडीज़ को भी और अपने इस जॉब को भी? स्टडीज़ को मैं इस तरह मैनेज कर लेती हूँ कि मतलब मैं मामा और कोच की तरफ से एक टारगेट दिया होता है मुझे कि आपने साथ स्टडीज़ भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो 3 टाइम गेम होती है, साथ पढ़ना होता है, तो वो मेरा मैनेज हो जाता है। क्योंकि अब मुझे पता है मुझे जिस चीज़ का शौक है मैंने उसको करना है, लेकिन साथ स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टडी के बगैर इंसान की वो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन होते हैं, आपको सब का नॉलेज होता है और होना भी चाहिए, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बानो, ये किस तरह से मैनेज करती हैं सारी चीज़ें और प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम निकालती हैं? और डेली बेसिस पर आप ये ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करती हैं? जो ज़्यादातर होता है डेली बेसिस पर 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट की ट्रेनिंग होती है 4 आवर्स की, और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़्यादा जाना पड़ता है इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करते हैं आपको उतना ही सिला मिलता है। क्योंकि आगे से जो कंट्रीज आ रही होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमारे पास नहीं होती, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही हमें सिला मिलता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बानो, आप जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, और कॉलेज की जानिब से किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको? कॉलेज में स्टडीज़ को मैंने प्राइवेट किया हुआ है, साथ में ट्रेनिंग करती हूँ, और मैं पाकिस्तान वापडा डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं प्राइवेट स्टडी कर रही हूँ। अच्छा बानो, आप मुस्तकबिल में क्या देखती हैं अपने लिए? मैं मुस्तकबिल में अपने लिए आगे मेरा गोल है ओलंपिक में जाना, जूडो खेलना ओलंपिक में जाके, और एमएमए के साथ मेरा एमएमए का मेरा सफ़र बहुत लंबा है। मीन्स कि अभी मैंने अपना सफ़र शुरू किया, अभी मैं एशियन चैम्पियन बनी हूँ, आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है, उसमें इंशाल्लाह मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी। मेरा आगे यूएफसी में मेरा मेन गोल जो है यूएफसी तक जाना है, और वो यूएफसी की बेल्ट पाकिस्तान में लेके आनी है इंशाल्लाह। अच्छा बानो, ये बताइएगा लास्ट में कि आप नए टैलेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगी, या फिर फीमेल्स को स्पेशली क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं फीमेल्स को यही पैगाम देना चाहूँगी, अगर आपको स्पोर्ट्स नहीं पसंद, आप नहीं करना चाहती, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपको, अपनी हेल्थ के लिए आपको एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस लाजमी ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हादसा पेश आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगी। जब आप अपना खुद डिफेंस कर सकेंगी, आप अकेले आने जाने से घबराएंगी नहीं, हर जगह खुद आ जा सकेंगी, किसी की मोहताज नहीं रह जाएंगी। बिल्कुल, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए, अपने छोटी सिस्टर्स, ब्रदर्स, अम्मी, उन सबको, जो लड़कियां सपोर्ट करना चाहती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली हर तरह से होना होगा। लड़कियां किसी से कमजोर नहीं है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि लड़कियां जो है स्पेशली ज़्यादा आगे आती हैं और ज़्यादा मुकाबलों में मेडल्स जीतती हैं। जैसे कि आप हैं गोल्ड मेडलिस्ट फाइटर बानो भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। बानो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अल्लाह ताला आप में आप करे जैसे कि आपके प्लान्स हैं, आपके गोल्स हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए आगाज़ के साथ, एक नए वीक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।